हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। राइट। प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? देखो, अगर आप इस एयर में, हवा में, अर्थ के नज़दीक, अर्थ से बहुत ऊपर नहीं चले जाना है, अर्थ के काफ़ी नज़दीक अगर हो, और अगर आप हवा में कोई चीज़ उछाल देते हो या फिर एक प्रोजेक्ट करते हो, तो उस पार्टिकल को या फिर उस ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको हमने प्रोजेक्ट किया है, उसको हवा में ऐसे थ्रो कर दिया, और वो जो मोशन परफॉर्म करेगा उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो ये ढक्कन है, इसको अगर मैं ऐसे थ्रो करता हूँ तो इसने जो मोशन परफॉर्म किया ये प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को मैं प्रोजेक्टाइल बोलूँगा क्योंकि इसको मैंने प्रोजेक्ट किया है, हवा में थ्रो कर दिया। ठीक है। और ये काम हम लोग को अर्थ के नज़दीक रहकर करना है, अर्थ से बहुत ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अर्थ का, वो कांस्टेंट होना चाहिए। दिस शुड बी कांस्टेंट। देखो, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसका एक्सेलरेशन करवाती है। राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर अर्थ के नज़दीक है तो इस पर फोर्स लगाएगी, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन का वैल्यू आप सब लोगों को पता है, कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन तब तक जब तक आप अर्थ के बहुत नज़दीक हो, अर्थ के बहुत करीब हैं, तो हम इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कांस्टेंट मान सकते हैं। लेकिन बहुत दूर चले जाओगे तो ये जी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो अगर आप अर्थ के नज़दीक इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो ये कुछ ऐसा मोशन परफॉर्म करेगा, है ना। ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो ये जो मोशन होता है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, और इस बॉडी को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। राइट। क्लियर है ये चीज़? तो इसमें कुछ अजम्पशंस है। पहली चीज़ तो ये कि आपको अर्थ के बहुत नज़दीक होना होगा, जिसके वजह से अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट होगा। और आप लोगों को ये पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है। उसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो फिक्स है, नीचे की ओर। तो अगर मान लो बॉडी आपका यहाँ है, कहीं भी हो आपका बॉडी या पार्टिकल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हर पॉइंट पे पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि आपको एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे नेग्लेक्ट करना होगा। हम जो भी स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं उसमें देखो, एयर में अगर कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसको एक ड्रैग फोर्स मिलता है। एयर जो है उस पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगाता है। वो ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। समझ में आ रही बात? तो इस ड्रैग फोर्स, जिसको एयर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको हमको नेग्लेक्ट करना होगा। ऐसे मान के चलो कि एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना कम है कि आप उसे ना के बराबर समझ लो। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है बॉडी पे, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके वजह से एक ही एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं और कोई फोर्स नहीं लग रहा बॉडी पे। दिस वी हैव टू अज्यूम। ठीक है। इन अजम्पशंस के साथ अब हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना इसका शुरू करते हैं। देखो, तो यहाँ पे हम लोग पहले तो इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रेजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल। राइट। या फिर इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। वो कैसे निकलेगा देखो। सी, जिस पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस पॉइंट को आप ओरिजिन मान लो। ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इसको आप वाई एक्सिस मान लो। समझ में आ रही बात? तो जैसे अगर मान लो इस पॉइंट से मैंने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया ऐसे, तो फिर ये पॉइंट ओरिजिन होगा और प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा। तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, और यहीं पे परपेंडिकुलर लाइन हम डालेंगे तो ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपने इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे दी। ये मान लो ये जो वेलोसिटी आपने दी है इस डायरेक्शन में दी है, इसको हम लोग u मान लेते हैं। u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इस वेलोसिटी से आपने उसको फेंक दिया। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है इसका, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, तो इस वेलोसिटी का वैल्यू बार बार चेंज होगा, इनफैक्ट कम होगा। ठीक है, इस पॉइंट तक। फिर आगे जाके बढ़ता भी है। वो कैसे होता है देखो, अब ये तो u वेलोसिटी से आपने फेंक दिया और इस तरह से इसकी वेलोसिटी यहाँ तक कम होते जाएगी,
फिर फाइनली यहाँ से फिर बढ़ते जाएगी, और जब वो इस पॉइंट पे वापस सेम लाइन पे आ जाएगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएगा, तो फिर से उसको वही सेम स्पीड मिल जाएगा। देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पीड जो होगा वो सेम होगा, बस डायरेक्शन का फर्क होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर मैं पार्टिकल का पोजीशन देखूँ, किसी भी पोजीशन को बताने के लिए यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई, दोनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये 2 डायमेंशनल मोशन है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो हमारा तरीका क्या था बताओ? तुमको मैंने बताया था कि जब आप मोशन इन अ प्लेन के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो अपना काम आसान करने के लिए हमने क्या किया, इस मोशन इन अ प्लेन को दो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, या फिर दो 1 डायमेंशनल मोशन में डिवाइड कर देते हैं, और उन दोनों को अलग अलग स्टडी कर लो, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भले ही ये एक प्लेन में मोशन हो रहा है, इस मोशन को हम दो अलग अलग एक्सिस पे डिवाइड कर देते हैं, या फिर दो 1 डायमेंशन मोशन में डिवाइड कर देते हैं। एक मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और दोनों मोशन को सेपरेटली आप स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मान लो ये जो वेलोसिटी हमने इसको दिया है इस पॉइंट पे, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये कंपोनेंट एक्स या ये वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कंपोनेंट का वैल्यू होगा यू कॉस थीटा। तो अगर मैंने सपोज करो इसको u वेलोसिटी दिया, तो आप समझ लो कि u cos थीटा वेलोसिटी मैंने x एक्सिस के अलोंग दिया है, और इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा y एक्सिस के अलोंग, और ये कंपोनेंट होगा u sin थीटा। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो कि u cos थीटा इस एक्सिस x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मिला इसको, और u sin थीटा हमने उसको वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है ऊपर की ओर, और इन दोनों को स्टडी करने की आप कोशिश करते हैं। समझ में आ रही है ना बात? इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, नो कंफ्यूजन। u sin थीटा, ठीक है, तो u sin थीटा ऊपर की ओर वेलोसिटी दे दी, और u cos थीटा यहाँ पे। देखो हमने वेलोसिटी u दिया है, लेकिन उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करके दो पार्ट में तोड़ दिया, u cos थीटा अलोंग x एक्सिस और u sin थीटा अलोंग y एक्सिस। अब इस u को भूल जाओ, अब ऐसा मान के चलो कि ये दो वेलोसिटी इनको मिला हुआ है, तो u cos थीटा वेलोसिटी से ये अब आगे जाएगा पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, और u sin थीटा वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब मोशन जो ऐसा हो रहा है उसको हमने कैसा डिवाइड कर दिया, इस तरह का मोशन हम बोल रहे हैं। मतलब कोई अगर बोलेगा कि इसका जो मोशन है वो ऐसा हो रहा है, तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि नहीं, इसका मोशन जो है वो ऐसा हो रहा है, देखो ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग भी। समझ में आ रही बात? ऐसे एक ही बात होगी। जैसे कि अगर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस पे यहाँ पहुँच गया है और वाई एक्सिस पे यहाँ पहुँच गया है। समझ में आ रही बात? अगर कोई बोला कि पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पहुँच गया है और वाई एक्सिस पे यहाँ पहुँच गया है। तो ये प्लेन में मोशन है, लेकिन उसको हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं और वाई एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, और इन दोनों को हम अलग अलग स्टडी करने वाले हैं। नाउ सी, अगर मैं अलोंग द एक्स एक्सिस देखूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस कोई बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा है ना। पार्टिकल को अगर मैं अलोंग द एक्स एक्सिस देखूं तो उसको एक वेलोसिटी मिला है u cos थीटा। इस u cos थीटा वेलोसिटी से ये कंटिन्यूसली कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे चलता रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में बॉडी को कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, और इस एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा के साथ ये आगे चलते जाएगा। पहली चीज़ ये समझ में आ रही बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूँ, तो ऐसा समझ लो कि वर्टिकली आपने पार्टिकल को u sin थीटा वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया, लेकिन बॉडी u sin थीटा वेलोसिटी से आपने उसको ऊपर तो फेंका है,
और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नीचे लग रहा है। अब अगर आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे, उसको वेलोसिटी आपने ऊपर दे दिया, लेकिन यू यहाँ पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींच रही है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी क्योंकि उसे नीचे खींचा जा रहा है। तो होगा क्या, धीरे धीरे पार्टिकल ऊपर जाएगा, इसका स्पीड कम होने लगेगा क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, और स्पीड कम होते होते एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, और वहाँ पे रुकने के बाद ग्रेविटी तो अभी भी उसको नीचे खींच रही है, तो यहाँ से वो स्पीड गेन करके फिर से नीचे आएगा। समझ में आ रही बात? तो वर्टिकल मोशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्योंकि नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसके वजह से एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, और उस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का वैल्यू g है, तो इस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड धीरे धीरे ऊपर कम होते जाएगी, कम होते होते ये एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, और रुक जाने के बाद फिर से वो नीचे आने लगेगा। तो ये कहानी हो गई अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग इसका इस तरीके से मोशन होगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग सीधे चलते जाएगी। समझ में आ रही बात? तो मैक्सिमम हाइट वाई एक्सिस के अलोंग कहां तक कवर करती, देखो इससे ऊपर पार्टिकल नहीं जा पा रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो है ये मैक्सिमम हाइट है, मतलब यहां तक पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर जा रहा है और उसके बाद फिर वो नीचे आ जा रहा है। तो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन कैसा हो रहा है, ऐसा गया और उसके बाद ऐसे नीचे आ गया। एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कैसा हो रहा है, कंटिन्यूसली वो चलते जा रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा समझो कि जितना टाइम वाई एक्सिस के अलोंग ये ऊपर जाके नीचे आ जाएगी, उतने टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाएगी। क्योंकि देखो वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के अलोंग तो वो कंटिन्यूसली चलते जा रही है। अब देखो पार्टिकल अगर मैं यहां पे पहुंचा दिया मैंने, तो पार्टिकल अगर यहां पे पहुंचा है तो तुम्हारा वाई एक्सिस पे पार्टिकल यहां रहेगा। देखो जैसे पार्टिकल यहां जा रही है, यहां पहुंच रही है, तो आपका वाई एक्सिस पे पार्टिकल यहां पहुंच गया। अब पार्टिकल अगर एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे बीचों बीच पहुंच जाए, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे पार्टिकल अपना मैक्सिमम हाइट पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये पार्टिकल यहां पे, वाई एक्सिस पे यहां पे। अब ये अगर आगे जाएगा, जैसे कि यहां आ गया, तो देखो पार्टिकल अब नीचे आ जाएगा। तो मतलब यहां से मोशन कैसा होगा बताओ, अगर ये आगे बढ़ रहा है तो ये नीचे आ रहा है, और फाइनली जब ये एक्स एक्सिस इस पॉइंट पे आ जाएगा तो आपका वाई वाला इस पॉइंट पे आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? देखो यहाँ पे है ना, तो यहाँ से तो अभी नीचे आएगा, जब ये फाइनली यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल फिर से ओरिजिन पे आ जाएगा। इसका मतलब मोशन कुछ ऐसा हो रहा है, थोड़ा समझो कि यहाँ से दोनों निकले, ये यू कॉस थीटा वेलोसिटी से यहाँ, और यू साइन थीटा वेलोसिटी से ये ऊपर, तो ये मोशन कुछ ऐसा होगा। ध्यान से समझना इस चीज को। एक ही पार्टिकल का मोशन हम दोनों एक्सिस के लॉन्ग दिखा रहे हैं। देखो एक्चुअली ऐसा कुछ हो नहीं रहा यहाँ वहां, पार्टिकल तो इस ऐसा ही जा रहा है, इसको बस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों एक्सिस के लॉन्ग। तो पार्टिकल ऐसे जाएगा और उसके बाद फिर ऐसे आ जाएगा, ये इस तरह का मोशन है। आई होप तुम इमेजिन कर पा रहे हो। तो ये तो मैक्सिमम हाइट होगा। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं या फिर इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम एक्स और वाई के बीच में यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनके पोजीशंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहले काम करते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस देख लेते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्या होगा बताओ, यहाँ कोई एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन जीरो है, सो एक्सेलरेशन इज जीरो, और आपका जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो x इज इक्वल टू यू एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, यही होता है ना। पर यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, इसके अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। और यू एक्स क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये वेलोसिटी क्या है? यू कॉस थीटा। इसका मतलब x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी आ जाएगा। तो ये x आ गया, यहाँ से आप t का वैल्यू निकाल लो। t का वैल्यू क्या होगा बताओ? t इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा, राइट? x अपॉन यू कॉस थीटा। x अपॉन यू कॉस थीटा, लेट दिस बी इक्वेशन 1।
हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। बात करते हैं हम वर्टिकल मोशन की। वर्टिकल मोशन मतलब अलोंग वाई एक्सिस। अब अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा बताओ? एक्सेलरेशन तो है, ऑब्वियसली बात है, एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है। और एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे क्या है? देखो जी लेंगे कि माइनस जी लेंगे, क्योंकि हमने शुरू में क्या किया है, पार्टिकल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया है, तो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी कम होगा क्योंकि वेलोसिटी ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम बोलते हैं कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। सो दिस शुड बी माइनस जी, एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, क्योंकि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लगेगा तो वो वेलोसिटी को कम करेगा डेफिनेटली, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और क्या होगा बताओ? इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन देख लेते हैं। वर्टिकली y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यू आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, क्या था? u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू टी, और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ ए, अच्छा ये ax लिख दिया मैंने यहाँ पे, इट इज ए वाई, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस नेगेटिव, माइनस जी आएगा, तो ए वाई की जगह माइनस जी डालोगे तो माइनस जी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जे टी स्क्वायर। अब टी का वैल्यू यहाँ से यू साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू आप यहाँ से ले लो इक्वेशन 1 से, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, अगेन टी स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? यू यू कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ, या फिर ऐसा समझ लो माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। ओके, अब यहां पे देखो, अगर सपोज करो मैंने इनिशियल वेलोसिटी दे दी तो u का वैल्यू तो फिक्स हो जाएगा, मतलब u एक कांस्टेंट है, थीटा भी एक कांस्टेंट है क्योंकि आपने ये भी फिक्स कर दिया कि आपने किस एंगल पे फेंका था, तो tan थीटा g u cos स्क्वायर थीटा ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये जो आपका y है, इक्वेशन कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू tan थीटा को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ a से, एक ऐसा कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं इस कांस्टेंट को a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस ये पूरा जो पार्ट है ना माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये इक्वेशन आ गया किसका? ट्रैजेक्टरी का, ये जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का, इसका ये इक्वेशन आ गया, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, जहां पे ध्यान दो x का मतलब है tan थीटा, सॉरी a मतलब क्या? a इज नथिंग बट tan थीटा, और b को मैंने किससे रिप्रेजेंट, b को कहाँ पे किसकी जगह पे लिखा है? माइनस जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ध्यान में रखो। ओके, इसके जगह पे b डाल दिया। अब ये जो इक्वेशन तुमको दिख रहा है, ये इक्वेशन एक्चुअली पैराबोला का है। पैराबोला एक शेप होता है, जैसे आपका सर्कल होता है इस तरीके से, ठीक है, ट्राइंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, वैसे पैराबोला एक शेप है, ठीक है, सर्कल है, आपने एलिप्स के बारे में सुना होगा, उसी तरीके से पैराबोला एक शेप होता है, वो इस तरह का होता है। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, राइट, तो ये पैराबोला है। तो ये इक्वेशन जो है वो पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपका जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, वो एक पैराबोलिक पाथ है, मतलब उसका शेप पैराबोला की तरह होता है, और ये क्लियरली यहाँ पे डायग्राम से दिख भी रहा है कि इसने एक पैराबोला बना रखा है। तो जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन आप देखते हो, उसका शेप, उसके पाथ का शेप, वो
जिस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, जिस पाथ पे जा रहा है, वो पाथ हमेशा पैराबोलिक होता है, और ये उस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन है। देखो इस इक्वेशन में किसी भी पॉइंट पे ए और बी का वैल्यू तो फिक्स हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। अगर मैं एक्स का वैल्यू डालूँ, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि भाई ये एक्स इज इक्वल टू, ये मान लो 10 है, इस 10 के वैल्यू के लिए y का क्या वैल्यू है, मतलब y कहाँ पहुँचा था, ये y का क्या वैल्यू है, तो आप इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 10 डाल दो तो आपको यहाँ पे से y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन एक्चुअली x और y में रिलेशन है। अगर आपको एक का वैल्यू पता है तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको दूसरे का वैल्यू मिल जाएगा। y का पता है तो x मिल जाएगा, आपको x का एक वैल्यू पता है, उसका क्या y का वैल्यू होगा वो ढूंढना है, तो इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल फॉलोस अ पैराबोलिक पाथ। मैं यहां लिख देता हूं ये चीज। सो इन प्रोजेक्टाइल मोशन, projectile follows a पैराबोलिक पाथ। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर मान लो सपोज करो मैं यहाँ से, ये अलग अलग इसके केसेस भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं सपोज करो यहाँ से गोली दागता हूँ, ऐसे किसी को गोली मारता हूँ, तो वो भी पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें फ़र्क ये होगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बनाएगा, आप सीधे ऐसे शूट कर रहे हो ना, लेकिन आगे जाके वो मुड़ जाएगा, तो अगेन ये पैराबोलिक पाथ ही है। या फिर मैं अगर सपोज करो हवा में ऐसे गोली चलाता हूँ एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो क्या होगा, तो अगेन पैराबोलिक पाथ ऐसे फॉलो करेगा। अगर किसी फुटबॉल को किक करता हूँ मैं, तो अगेन वो फुटबॉल भी क्या करता है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। या फिर अगर क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी छक्का मारता है, तो जब बॉल को वो हिट करता है तो एक पर्टिकुलर एंगल पे हिट करता है, तो अगेन उसका जो बॉल है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करके स्टेडियम के कई बार बाहर चले जाता है। या फिर अगर मान लो ऑडियंस के पास जा रहा है, तो वो जो बॉल है वो एक प्रोजेक्टाइल है और वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है उसे। समझ में आ रही है? तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। इसमें एक और चीज़ जो मुझे बताना था, जैसे कि देखो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं लग रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो यू कॉस थीटा हर पॉइंट पे सेम होगा। मतलब अगर सपोज करो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता है, इस पॉइंट पे आता है, तो इसका यू कॉस थीटा का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है ये नहीं बदलेगी, ये फिक्स होगी यू कॉस थीटा। लेकिन क्योंकि यू साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में है, उसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो यहाँ जाने के बाद यू कॉस थीटा कम हो जाएगा, तो ये आपका सॉरी यू साइन थीटा कम हो जाएगा, यू साइन थीटा डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये छोटा हो जाएगा और आपकी वेलोसिटी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। ये ऐसा नहीं होगा, तो आपकी वेलोसिटी बेसिकली कम हो जाएगी। अब अगर ये और ऊपर गई मान लो इस पॉइंट पे, तो अगेन आपका यू कॉस थीटा जो यू साइन थीटा और छोटा हो जाएगा, और यू कॉस थीटा उतना ही होगा, अभी भी यू कॉस थीटा नहीं बदलेगा, तो आपकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी, टोटल वेलोसिटी। फाइनली अगर वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो देखो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया है हाइट पे, इसका मतलब क्या, वहां पे जाके रुक गया। रुक गया मतलब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो इस पॉइंट पे u साइन थीटा बिकम्स 0, लेकिन u कॉस थीटा अभी भी सेम है, उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है, क्योंकि बॉडी अभी भी आगे तो जा ही रही है ना, इस पर रुकी नहीं है। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो देखो होता क्या है कि आपका u कॉस थीटा तो अभी भी उतना ही है, लेकिन अब u साइन थीटा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था तो वो रुक गया था, तो ग्रेविटी अब उसको नीचे खींचेगी तो उसका स्पीड इंक्रीज कर देगी। इंक्रीज करने पर ये वेलोसिटी अब थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पर आने पर यू साइन थीटा और बढ़ जाएगा और यू कॉस थीटा उतना ही होगा। जब फाइनली वापस वो अपनी पोजीशन इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो अगेन यू कॉस थीटा तो उतना ही होगा और यू साइन थीटा फिर से उतना हो जाएगा जितना इनिशियल पोजीशन पे था, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में।
है ना, u cos थीटा इस डायरेक्शन में सेम रहेगा, बट u sin थीटा ऊपर था, तो अब तो बॉडी नीचे आ चुकी है ना, तो रिवर्स हो गया है, तो ये u sin थीटा रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि वेलोसिटी है तो फिर ये अब और अंदर क्यों नहीं जाती है? देखो यहाँ से आके ज़मीन पे टकरा जाती है, टकराने के बाद उसका एनर्जी लॉस हो जाता है, इसलिए बॉडी रुक जाती है। लेकिन अगर ये ज़मीन पे ना आए, मान लो मैंने हवा में यहाँ से प्रोजेक्ट किया ऐसे, तो यहाँ से प्रोजेक्ट किया, तो फिर ये पूरा ऐसा पाथ फॉलो करने के बाद यहाँ पे आके रुकेगी नहीं वो, समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंट से मैंने प्रोजेक्ट किया था, यहाँ पे जितनी वेलोसिटी दी थी, ऐसा फॉलो करने के बाद यहाँ पे भी उसको उतनी ही वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन नीचे की ओर, और उस वेलोसिटी से वो नीचे डेफिनेटली जाएगी। समझ में आ रही बात? ग्राउंड अगर है, ग्राउंड से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ग्राउंड पे हिट करके वो एनर्जी लूज कर देता है, इसलिए वहां जाकर रुक जाता है वो। ठीक है, ये बात क्लियर है। दूसरी बात ये कि देखो यहाँ पे तो हमने देखा था कि ग्रेविटी के अगेंस्ट या फिर ग्रेविटी के अंदर हमने उसको एक वेलोसिटी दे दिया, और फिर ये पैराबोलिक पाथ इस प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखा हमको, या फिर इस प्रोजेक्टाइल ने पैराबोलिक पाथ फॉलो किया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि आपका कोई भी बॉडी हो, अगर उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल होता है, तो हमेशा पाथ पैराबोलिक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो एक्सेलरेशन जो था वो डाउनवर्ड था, है ना, और हमने क्या किया, इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे एक वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी, तो आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल बन गया। तो ये ध्यान देना कि अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर आपने एक एंगल पे वेलोसिटी दे दिया, मतलब ऐसे एंगल पे वेलोसिटी दिया या ऐसे डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया जो आपके एक्सेलरेशन के साथ एंगल बना रहा है, तो हमेशा ये जो मोशन होगा वो पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। समझ में आ रही है बात? तो वह एंगल कुछ भी हो, हमने यहाँ पे ये एंगल दे रखा है, कोई भी एंगल हो, अगर आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल होता है, तो फिर वो पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा, बशर्ते कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। बाकी ये चीज़ें तो यहाँ पे दिखी रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, एक एंगल पे हमने वेलोसिटी दी, तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करने लगा। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव किया था, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमको पता चला था। अब अगले कुछ वीडियोस में कुछ और डेरिवेशंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।